नात शरीफ पढ़ रहे थे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिर से यहाँ पर तशरीफ लाएं। मौत है एक सख्त तर जिसका गुलामी है नाम, मकरूब और यार ये निशानी उस वक्त कश्मीर में इंटरवेन करता, कहता कि नहीं, there is a threat to the international peace and security, but it has been kept deliberately all without chapter 6 months ताकि अक़वाम मुत्तहिदा सो इंसाफ कट मिले दुनियास मज यीतिस कालस न अदल गस कायम, इंसाफ गस तीतिस कालस छुन अमन गसन कायम। अल्लाह ताला छु मे छु दोयम बोड़ ताकत तोय वतियो 67-68 वरी बरसरे पायकार वन बकी जुद्दुजहद तोय रोजो जुद्दुजहद करान कम खातिर इमन त्रेन बुनियादी हुकूकन राज करने खातिर जानस मालस आबिरूयस अत मज अगर चोब पेन यह सानिस अजमत सलाम, अत मज अगर खून गिरे यह सानिस शुजाअत सलाम। यूत जबरदस्त मुल्क, यूत फौज, ईद वसाइल तो खड़ा कि आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और साल तक वो एक कैंपेन चलाएंगे जिसका उन्होंने नाम रखा है कि आवर फ्रीडम आवर राइट्स ऑलवेज, यानी कि हर कौम को उनके हुकूक और उनकी आज़ादी का हक है। और इसी तनाजुर में जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और यहाँ के हालात की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कुछ हो रहा है पिछले यहाँ पर 25 सालों में, 30 सालों में, बल्कि आज अगर हम बात करें जो आलमी सतह पे जो हालात हैं जिनकी निशानदेही और सदर गनी भट्ट साहब कर रहे थे, कि अगर हम बात करें खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, तो क्या हमें ये सवाल पैदा पूछने का हक नहीं है? सियासत को आप कतई तरफ छोड़िए, हिंदुस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, कश्मीरी क्या कहते हैं, हम अगर सिर्फ इंसानी कदरों और इंसानी बुनियादों पर ही बात करें तो क्या मिनहैसुल कौम हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम हुक्मरानों से, यहाँ की असेंबली से, यहाँ की चीफ मिनिस्टर से, यहाँ के एमएलए से, यहाँ के जो है इंस्टीट्यूशन से, हिंदुस्तान से सवाल करें कि 9,500 कश्मीरी नौजवान पिछले 25 सालों में लापता है, वो कहां है? इसका जवाब कौन देगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको देनी है? हुकूमत जिम्मेदार है, इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है। 6,000 कब्रें, 6,500 कब्रें यहां गुमनाम कब्रें जो है वो दरियाफ्त की गई हैं, उन कब्रों में कौन है? हमें ये हक नहीं पूछता कि हम ये सवाल करें। और अगर हम ये सवाल कर दें तो हमें कहा जाता है कि भाई आप तो एंटी नेशनल हैं, आप तो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, आप तो एंटी जमहूरियत फोर्सेस हैं। कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत? जिस जमहूरियत में बेगुनाहों का कत्लेआम हो, जिस जमहूरियत में कश्मीर एक बहुत बड़ी कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे 9,500 लोग, ये एक नंबर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हुर्रियत नहीं कह रही है, ये कश्मीर नहीं कह रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, साइक एजेंट हैं। अफसोस की बात की जिस तरीके से हकाइक को दबाने की कोशिश, उनकी सियासी जमातें बाद में मुल्जिम हैं, बाद में उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पहले जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, जिन्हें हम हिंद नवाज जमातों के नुमाइंदे कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या कोई और जमात हो,
जो लोग असेंबली में बैठे हैं सरेआम गोली मारी जाती है, लेकिन उसके कातिल को सजा नहीं मिलेगी। हमें मालूम है कि एजेंसियां बैठेंगी, तफ्तीशी इंस्टीट्यूशंस बैठेंगे, कमेटी बिठाई जाएगी जो गौर करेगी और देखेगी कि हाँ जी क्या मौके पे क्या हुआ, जुडिशल कमीशन भी बैठेगा, लेकिन सजा नहीं मिलेगी क्योंकि इनको तो सजा माफ है। कश्मीरी का कत्ल करना माफ है, उनको तो पूरी इम्यूनिटी है आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि कौन जो आईन बेगुनाह के कत्ल की इजाजत दे, वो आईन कोई आईन हो सकता है? वो आईन कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? ये सवाल हमें करने का हक है कि इस वक्त जो फौजी जमाव यहां कायम किया गया है, और बंदूक से नहीं, गोलियों से नहीं, बल्कि जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स, उसकी वजह से जो है अभी तक 50 मासूम बच्चे मारे गए, 83 चिल्ड्रन इंजर हो चुके हैं और 27 बच्चे हैंडीकैप हो चुके हैं। यानी वो जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स वगैरह हैं जो कि हम देख रहे हैं कि जहां पे पड़े रहते हैं बागों में या इलाकों में जहां पे बच्चे जाते हैं खेलने, उसकी वजह से भी डेथ्स हो रही है। आसफा की हम बात करें, वो तो एक बहुत बड़ा मामला है, उस पर तो पूरा दिन अगर हम बात करें तो तब भी काफी नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए जाते थे कि भाई सबसे पहले जब हुकूमत बनेगी आसपा, काले कवानीन, ब्लैक लॉज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उठाएंगे। कल की बात है, कोई ज्यादा देर दूर में नहीं जा रहा। कहां है वो? बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना है। जिसे हम कहते हैं कि जिसे वो कहा जाता है कि वो आमतौर से कहा जाता था कि विंटर ऑफ डिसकंटेंट और समर ऑफ होप, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत बर्फ पिघल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है उससे हमसे ज्यादा और कौन वाकिफ है। कल तक ही जो आज सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान गई हैं, तो मुझे कल याद आ रहा था उनका बयान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी, जब बातचीत खत्म कर दी हिंदुस्तान ने खारजा सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा था कि रात गई बात गई। तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि रात तो गई लेकिन बात रह गई है, बात नहीं है। तो गोया कि हम उनसे भी कहेंगे कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच और एक रियलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करना है। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के मुल्क के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान की तरक्की और बेहतरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से, उससे हमें पूरा हक है उसको क्रिटिसाइज करने का, उस पर बात करने का, क्योंकि वो पॉलिसी एक मिलिट्री अप्रोच की बुनियाद पर अडॉप्ट की गई है, कोई सियासी अप्रोच नहीं है। जब तक सियासी अप्रोच अडॉप्ट नहीं किया जाता मिलिट्री अप्रोच की बुनियाद पर, वो हमारी आवाज को कब तक दबाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये बात उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब थे, वो ये बात समझ चुके थे कि ताकत और मिलिट्री अप्रोच के जरिए से हम कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकते। इसलिए उन्होंने इस बात को तस्लीम करते हुए जो एक शुरुआत की थी दोस्ती की पाकिस्तान के साथ, और मैं ये कहूंगा कि ये कदम तब तक अधूरा है जब तक कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी मिलकर इस अमल का हिस्सा ना बने। अभी तो ठीक है कि एक शुरुआत हुई है दोनों की तरफ से, और एक ऐसे इशू पर हुई है। ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान का मसला एक बहुत बड़ा मसला है पूरे रीजन में। अब इसमें अगर इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेशन करें, बड़ी बात है, हमें भी खुशी है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान के लोगों के जो है वो उनको अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत मिले, लेकिन इसके नताइज कश्मीर पे क्या होंगे। हम ये महसूस करते हैं अगर इंडिया, पाकिस्तान और पूरा साउथ एशियन खित्ता जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से एक यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट कर सकता है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इसी तरीके से ये सारे मुल्क जो हैं सार्क के, वो कश्मीर के हवाले से भी इसमें आए। और मैं समझता हूं कि सार्क की इफादियत तभी कायम रहेगी जब वो इन इश्यूज पर भी बात करेंगे। ये जो इन्होंने ये शिक रखी है कि भाई हम
جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں ملکوں کے ہم وہ سارک میں ڈسکس نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے زوال کا بھی وہی باعث ہوگا جو جس طرح سے اقوام متحدہ بھی اپنی ریلیونس دن بدن کھو رہا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سارک کی ریلیونس جو ہے وہ تب قائم ہے جبکہ سارک کنٹریز کے درمیان جو ایشوز ہیں اس میں سارک کنٹریز کو انیشیٹو لے. اگر افغانستان پہ ہندوستان جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے مسئلے کے حل کے حوالے سے آگے آنا چاہتا ہے, تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے اگر باقی ملک تعاون دیں اور سپورٹ کریں, ہم کیوں نہیں. چائنا کی ہم بات کریں, چائنا ایک سپر پاور بھی نہیں بلکہ ہمارا ایک نزدیکی نیبر بھی ہے, اس خطے کا ایک اہم ملک ہے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان ممالک کا بھی ایک رول بنتا ہے. کیا گیا ہے یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان ملکوں کا ایک ایکٹیو ایک رول بھی رہے. ہم سب جانتے ہیں جو اس وقت ہوئے تو کہیں نہ کہیں ہندوستان نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ وہ جو ریڈ لائنز ڈرا کر رہے تھے ان ریڈ لائنز سے کہیں نہ کہیں تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آج جو ایشوز کی وہ بات کر رہے ہیں, جو ایجنڈا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ NSS کا آیا بینکاک میں, اس میں پہلی بار یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کے مسئلے کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑا, ورنہ ان کی عادت تھی کہ وہ ٹیررزم کے دائرے میں کشمیر کو بھی لاتے تھے. آج ٹیررزم الگ معاملہ ہے, ایجنڈا پہ کشمیر الگ معاملہ ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سوچ کو اگر آگے بڑھایا جائے گا, اس فکر کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو اچھی بات ہے. حریت کانفرنس بھی اس میں اپنا تعاون دے گی, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر واقعی انڈیا پاکستان سطح پہ کوئی بون ہومی ہوتی ہے, کوئی تھا ہے, تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب اصل ایشوز کی باری آتی ہے تو وہاں پر آئی تھنک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ بھی ہوں گے, تجارت بھی ہوگی, کلچرل ٹائز بھی ہوں گی, ہمیں امید ہے یہ سب چیزیں ہوں گی, لیکن معاملہ پھر سے کشمیر پر جا کر اٹک جائے گا. اور جس میں جب تک ایک نئی سوچ پیدا نہیں ہوگی, پولیٹیکل ول جب تک حکومت ہندوستان پیدا نہ کرے, ایک پولیٹیکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل ول کے ساتھ انڈین لیڈرشپ آگے نہ آئے اور اس بات کو مانے, تسلیم کرے کہ کشمیر کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, سیکورٹی پیراڈائم سے اور اس کو سیکورٹی پرزم سے دیکھے نہ دیکھے, بلکہ اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پرزم سے نہ دیکھے, بلکہ اس سے ہٹ کر اس کو ایک ہیومن, ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ دیکھے. تب جا کے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک نئی شروعات اور ایک نئی پہل کی بات ہو سکتی ہے.